हेलो गाइस, दिस इज श्रीयम सिद्धांत और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कि वैसे सॉल्यूशन की यहाँ पे बात होने वाली है बच्चों, जो डाइल्यूट हो, जिसका सॉल्यूट सॉलिड हो यानी कि नॉन वोलेटाइल हो, और जिसका सॉल्वेंट जो हो वो लिक्विड हो। ठीक है। और डाइल्यूट सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के दो प्रॉपर्टीज होते हैं। एक को हम लोग कह देते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और एक हम लोग कह देते हैं एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम लोग जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा उसको। ठीक है। दूसरी बात, आज जो हम लोग का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से जो बेसिक फंडा है वो तुम लोग आज डिस्कस करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा इसके टोटल 4 टाइप्स होते हैं। उस 4 टाइप्स में एक टाइप को कोशिश करेंगे आज खत्म करने की, जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों। और फ्रॉम द जीरो टू टॉप हम लोग चलने वाले हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, तो बड़े आराम आराम से पढ़िए, स्ट्रेस फ्री होकर पढ़िए। तो शुरू करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे बच्चों के लिए, चाहे वो जे एडवांस के बच्चे हों, मेन के बच्चे हों, मेडिकल के बच्चे हों या फिर बोर्ड के बच्चे हों। अगर सॉल्यूशन से क्वेश्चन आएगा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। मतलब इस दोनों को मिला के जो टॉपिक्स बनता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सॉल्यूशन से जो क्वेश्चंस आते हैं तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है कि क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन से ही आए, दैट इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी या फिर एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से ही आए। ठीक है बच्चों। तो इस पूरे टॉपिक को आने वाले 3-4 वीडियोस जो भी होने वाले हैं, लेक्चर्स होने वाले हैं, पूरे डेडिकेटेड होंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, सब खत्म हो जाएगा उसमें। तो सारे वीडियोस से आप कम से कम ये कंफर्मेशन ले सकते हैं कि अपने का भाई सॉल्यूशन का मेजॉरिटी पार्ट जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले डेफिनेशन में पहले लिख देता हूं फटाफट। कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which only depends upon the number of non-volatile solid solute particles, सो ब्रैकेट में डाल दें solute particles not on the nature composition, and structure of solute particles, not on the nature, composition and structure of the solute particles is called as colligative प्रॉपर्टी। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, खासकर वैसे बच्चों के लिए जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, इसलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों। जो 13th के बच्चे हैं उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डेफिनेशन लिखें, तो वो डेफिनेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो क्या ये डेफिनेशन क्या कहता है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच ओनली डिपेंड्स अपॉन, ओनली एक वर्ड आ गया बच्चों, ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स। जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे? नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। किस पे डिपेंड ना करे? दैट इज नेचर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। यानी कि वैसा प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करती है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। उसके नेचर,
कंपोजिशन और स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे नेचर में क्या जाता है, नेचर का मतलब शेप, साइज, मास, चार्ज है, न्यूट्रल है, डायपोल डायपोल फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, कुछ मतलब नहीं। कंपोजिशन का मतलब हो गया कि उसमें कौन कौन से एटम इन्वॉल्व हैं, किस रेशियो में इन्वॉल्व हैं, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रक्चर्स में क्या जाता है, वो कौन सा शेप का है, लीनियर है, स्टिक है, भी शेप है, टेट्राहेड्रल है, कोई ज़रूरी नहीं है उसके स्ट्रक्चर से भी लेना देना, इससे कुछ नहीं है बच्चों। तो वैसी प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिंपल। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे मान लेते हैं 4 लोग हैं, हर के पास 100 रुपीज़ है, एक के पास 1 रुपीज़ के सारे कॉइन्स हैं, एक के पास 2 रुपीज़ के सारे कॉइन्स हैं, एक के पास 5 रुपीज़ के सारे कॉइन्स हैं, और एक के पास 10 रुपीज़ के सारे कॉइन्स हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स जो होंगे बच्चों, जो पहला वाला आदमी होगा उसके पास ज़्यादा होगा, कितना होगा, 100 होगा। सेकंड वाले के पास 50 कॉइन्स होंगे, थर्ड वाले के पास टोटल 20 कॉइन्स होंगे, और फोर्थ वाले के पास टोटल 10 कॉइन्स होंगे। तो देखा जाए सबके पास 100 रुपीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉइन्स किसके पास है, पहले वाले के पास। तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि भाई उस सीन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा, या उनके पास जो रीजन होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। उसी तरह से अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो वैसे सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। नेचर से कोई लेना देना नहीं, कंपोजिशन से कोई लेना देना नहीं, स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं और जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, जैसे कैलकुलेट करते हैं तो जैसे इसमें कुछ लॉ लगता होगा, जैसे तुम लोग पेपर पेशर में पढ़ते हैं ना रॉल्स लॉ, तो उसी तरह से यहाँ भी रॉल्स लॉ आ जाएगा, यहाँ भी वन टॉप्स के लॉ आ जाएंगे। तो जो यहाँ पे लॉज आएंगे, तो उन लॉज के हिसाब से जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होगा और एक्सपेरिमेंटली जो मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मिलेगा, उन दोनों की वैल्यू के सिमिलर होने के चांसेस तभी ज़्यादा हैं जब सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट हो, सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल हो, और डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होता हो। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपना एग्जैक्ट रिजल्ट तब शो करता है जब ये 3 कंडीशन मैच करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ठीक है। नोट में लिख देता हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होते हैं will show exact result, will show exact result when solution is, when solution is, पहला कैसा होना चाहिए solution, when solution is having, कर देते हैं solution is having, पहला very dilute concentration, very dilute concentration। दूसरा क्या होना चाहिए था, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। और तीसरा क्या होना चाहिए, सोल्यूट डज नॉट डिसोसिएट, does not dissociate or associate, does not dissociate or associate। यानी कि जो आपका कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो आपके एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिजल्ट से तभी मैच करेगा जब आपका सॉल्यूशन डाइल्यूटेड हो, आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, और सोल्यूट में डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन ना हो रहा हो। डिसोसिएशन और एसोसिएशन अगर हो जाता है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि सोल्यूट जो है वो डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हो जा रहा है। ठीक है। डिसोसिएट और एसोसिएट का क्या मतलब है, जैसे मैंने 1 मोल सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में डाले, तो 1 मोल जैसे ही मैंने सॉल्यूवेंट में घुला करके सॉल्यूशन बनाया तो पता चला एक्सपेरिमेंटली उसमें 1 मोल की जगह पे वो 2 मोल हो गया। इसका मतलब उसमें डिसोसिएशन हो गया है।
और वही अगर 1 मोल की जगह पे वो हाफ मोल हो जाता, 0.5 मोल हो जाता, इसका मतलब मोल्स की संख्या घट गई। तो अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाए, दैट इज डिसोसिएशन, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाए तो दैट इज एसोसिएशन। और अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप नियम से, यानी कि जो रूल्स, जो लॉज होते हैं उससे आप कैलकुलेट करेंगे, उससे अलग हो जाएगा। और इन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, पहली बात थी। ठीक है। दूसरी बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड करता है। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is directly proportional to number of non-volatile, नॉन वोलाटाइल में हम लोग जनरली सॉलिड ही लेते हैं, ठीक है बच्चों, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है। जिसमें जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। दूसरी बात, एक टर्म होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। तो वैसा प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। ठीक है। और वैसा प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करे तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसको याद रखेंगे, वैसा प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड करे उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो वो भी लिख देता हूं मैं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज which depend upon nature of particles, solute particles, nature of particles called, क्या कह देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों। तो वैसे प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट के पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड करे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। और वैसा प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दोनों में डिफरेंस है, हो गया है ना, याद रखेंगे इस चीज को। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, नेचर पे डिपेंड करता है कि आपके द्वारा लिया गया जो सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा है। रेसिस्टेंस कह दें, कंडक्टेंस कह दें, हम लोग ये सब चीज़ पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये सब चीज़ क्या है, ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो सोल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड करते हैं। जबकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखते हैं कि सोल्यूट पार्टिकल्स की संख्या पे डिपेंडेंसी होती है। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट, हम लोग जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के भी टाइप्स होते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टोटल 4 टाइप्स होते हैं बच्चों। ठीक है, 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो अगला पॉइंट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। शॉर्टकट में सीपी लिख दिया मैंने। जो सबसे पहला है जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, शॉर्टकट में इसको हम लोग RLVP भी कह देते हैं। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में EBP भी कह देते हैं। तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम लोग DFP भी कह सकते हैं। और चौथा हो जाता है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर,
ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ओपी भी कह देते हैं। तो टोटल 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं बच्चों, 5वां है ही नहीं, सिर्फ 4 ही हैं। आपको क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब तो बोर्ड में भी क्वेश्चन इस तरह के आने लगे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो आप लोग भी इस बात को याद रखें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस 4 के अलावा कोई है ही नहीं, सारे बच्चे। अगर आपसे पूछा जाए क्या वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हम बोलेंगे एकदम नहीं है। क्या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बोलेंगे नहीं है। क्या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो यस। वर्ड टू वर्ड मैच होना चाहिए। तुमसे कोई पूछेगा क्या बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बोलेंगे नो। क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो बोलेंगे यस। कोई पूछेगा क्या फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बोलेंगे नो। क्या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यस। क्या ऑस्मोसिस, तुम लोग पढ़े होगे 10th में, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो बोलेंगे नो। क्या ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बोलेंगे यस। इसी से मिलता जुलता एक टर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बोलेंगे नहीं। यानी कि टोटल 4 यही लोग हैं और वर्ड टू वर्ड मैच करना चाहिए। सिर्फ प्रेशर, सिर्फ वेपर प्रेशर से मतलब नहीं है, ये 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, 5वां है ही नहीं। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है काफ़ी बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो ये 4 ही हैं, 4 के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात एडवाइस में याद रखिए, अगर आपको कोई एक भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता चल जाए, जैसे मान लेते हैं आपको आरएलवीपी पता चल चुका है किसी सॉल्यूशन का, तो आप रेस्ट कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप निकाल सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन से आप किसी भी दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन का आरएलवीपी पता हो तो उस सॉल्यूशन का एबीपी, उस सॉल्यूशन का डीएफपी, उस सॉल्यूशन का ओपी आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या कहने वाला था, नोट्स के बारे में बात करने वाला था। थोड़ा सा मैं कुछ बात करने वाला हूँ, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बात है। फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए कुछ पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ। क्या है पहला पॉइंट, आपसे पूछेगा इंट्रॉपी का ऑर्डर बताइए, इंट्रॉपी का ऑर्डर बताइए, या किसका इंट्रॉपी ज़्यादा है, सॉल्यूट का ज़्यादा है, सॉल्वेंट का ज़्यादा है, कि वेपर का ज़्यादा है, कि सॉल्यूशन का ज़्यादा है। तो इंट्रॉपी ज़्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा इंट्रॉपी सॉल्यूशन में रहने वाले वेपर्स की होती है। यानी कि सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर होता है उसकी सबसे ज़्यादा इंट्रॉपी होती है। इंट्रॉपी का मतलब होता है रैंडमनेस, थर्मोडायनेमिक्स में होता है रैंडमनेस। वेपर के बाद जो इंट्रॉपी होती है सबसे ज़्यादा, वो हो जाती है आपकी सॉल्यूशन की, उसके बाद सॉल्वेंट की, और सबसे कम सॉल्यूट की। सॉल्यूट तो अपना सॉलिड है बच्चों, तो उसका तो कम होना ही है। सॉलिड का इंट्रॉपी सबसे कम, यानी कि सॉलिड के अंदर के जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसका जो रैंडमनेस होता है वो नहीं के बराबर होता है, काफ़ी कम होता है। जीरो तो नहीं होता है लेकिन काफ़ी कम होता है सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स का रैंडमनेस। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि सॉल्वेंट का इंट्रॉपी को ज़्यादा कर देते हैं सॉल्यूशन से। तो याद रखें सॉल्यूशन की इंट्रॉपी सॉल्वेंट से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट भी इसमें घुला हुआ है, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं यहाँ पे तो आपका एक्युमुलेटेड है, एकत्रित हैं, इकट्ठे रहते हैं, लेकिन जैसे वो सॉल्यूशन में जाते हैं तो उसमें भी एक रेंडमनेस आ जाता है, यानी कि वह फाइन पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। तो सॉल्यूशन के जो रैंडमनेस होती है वो सॉल्वेंट का रैंडमनेस और प्लस सॉल्यूट पार्टिकल्स के आने से जो काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आता है उसके कारण सॉल्यूशन का एंट्रोपी चेंज कर जाता है, यानी कि सॉल्यूशन का एंट्रोपी ज़्यादा हो जाता है। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, अदरवाइज सबको पता है वेपर का ज़्यादा होता है, सॉल्यूट का कम होता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन था तो इसको याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा बात, तुमसे पूछा जाएगा कि
इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या फिर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को कंपेयर कीजिए। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या फिर वेपराइजेशन को कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, वेपराइजेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है दैट इज वेपराइजेशन, है ना। अब फ्यूजन में क्या हो गया, फ्यूजन में जैसे फ्रीजिंग पॉइंट पे फ्रीजिंग होता है तो दैट इज फ्यूजन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन का ऑर्डर क्या होगा, या फिर ऐसे पूछ दे कि सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है या सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है। सॉल्यूट की तो बात करेंगे नहीं क्योंकि सॉल्यूट तो अपने यहाँ सॉलिड है, तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की, क्योंकि दोनों यहाँ पे लिक्विड हैं। सॉल्यूशन भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। ऑब्वियस है, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन तो लिक्विड होगा ही। तो इंथैल्पी फ्यूजन कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा इस बात को कि सॉल्वेंट का जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है वो बराबर होता है सॉल्यूशन के इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से, या फिर वेपराइजेशन, जो भी है दोनों। यानी कि इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या फिर वेपराइजेशन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का दोनों का बराबर होता है। इसको याद रखिएगा बच्चों। क्यों ऐसा होता है, तुमको पता हो कि फ्यूजन या वेपराइजेशन जो है एक तरह का क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब सॉलिड लिक्विड गैस आपके बीच में आपस में इक्विलिब्रियम डेवलप जब हो जाता है, और यह डेवलपमेंट जो होता है इसमें एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे ही इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन डिफर करता है। चूंकि सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो दोनों बराबर होते हैं, इसलिए दोनों का इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन बराबर होगा। तो कहते हैं सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं, इसीलिए इन दोनों का इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन भी सिमिलर होगा। तो ये दोनों बराबर क्यों होते हैं, बिकॉज या ड्यू टू सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहते हैं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दोनों क्या होता है, समान होता है। इसलिए उन दोनों का फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन समान हो जाता है। अब क्वेश्चन उठता है सर ये कैसे पता चला कि दोनों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समान होता है। तो याद करो, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि आइडियल सोल्यूशन की एक खासियत होती है कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट के जो इंटरेक्शंस होते हैं वो सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस के बराबर होते हैं। इसीलिए यानी कि हम लोग को पता है, दैट इज हम लोग को पता था क्या कि चूंकि यहाँ तो आइडियल सोल्यूशन की ही बात होनी है, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बराबर होता है किसके, सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के। ये बराबर होता है, याद रखेंगे इस चीज को। कब, फॉर आइडियल केस, फॉर आइडियल सोल्यूशन, फॉर आइडियल सोल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस इज इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। और ये इंटरेक्शन कहाँ पा जाएगा, सॉल्वेंट में, और ये इंटरेक्शन कहाँ पा जाएगा, सॉल्यूशन में। अब चूंकि ये इंटरेक्शन इस इंटरेक्शन के बराबर है, इसलिए इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या फिर वेपराइजेशन यानी कि फिजिकल इक्विलिब्रिया या फिजिकल चेंज जो होगा उस दोनों के लिए जो इंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी, जो हीट चेंज की रिक्वायरमेंट होगी, दैट विल बी सेम। ये भी अपने आप में बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरी बात, तुमसे पूछा जाएगा वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा, वेपर प्रेशर का ऑर्डर। तो तुम लोग को जब मैं वेपर प्रेशर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो सॉलिड इन लिक्विड के सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा सॉलिड सॉल्यूट हम लोग सॉल्वेंट में डालेंगे वेपर प्रेशर उतना घट जाता है, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूट जो होता है वो लिक्विड पार्टिकल्स के एस्केपिंग टेंडेंसी को डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण वेपर प्रेशर
कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा? तो वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा। ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है। चौथी बात, बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा? बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा? बॉइलिंग पॉइंट तुम लोग को पता हो कि बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है। जिस लिक्विड का जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं चूंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज़्यादा हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। पांचवी बात, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? तो चूंकि फ्रीजिंग पॉइंट अभी तुम लोगों को मैंने डिस्कस नहीं किया है, ऐसे तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिस्कस नहीं किया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जब मैं डिस्कस करूंगा ये तीसरे प्रॉपर्टीज़ में डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट में तुमको मैं सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट ही सिखाऊंगा, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अभी तत्काल इस बात को याद रखो कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है जबकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है जबकि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जिसको मैंने डिस्कस कर दिया। अब चूंकि हम लोगों के पास टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, तो जिसमें से हम लोगों को एक आज डिस्कस करना है और हम लोगों ने अभी ख़त्म किया इंट्रोडक्शन किसका? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, एक टर्म यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, तो सबसे पहला टर्म आ जाता है वेपर प्रेशर। ये सबसे फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिख रहा है, जिससे हम लोग काफ़ी फैमिलियर हैं। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट टॉपिक भी डिस्कस किया हुआ है, वेपर प्रेशर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसका अगर देखा जाए तो एक टर्म आ रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म आ रहा है, दिस इज सेकेंड टर्म। दूसरा टर्म आ रहा है, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज LVP, इसको हम लोग LVP कह सकते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वेपर प्रेशर क्या है। तो वेपर प्रेशर ऑलरेडी डिस्कस है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, पहले से जानते हैं। दूसरा होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये भी हम लोग जानते हैं। हम लोगों को पता है कि जैसे ही किसी सॉलिड सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में डालते हैं तो वेपर प्रेशर में एक डिक्रीमेंट होता है। तो जो डिक्रीमेंट वेपर प्रेशर में होता है उसी डिक्रीमेंट को हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन किया जाए, क्या हो जाएगा? हम लोग क्या कह सकते हैं? इट इज़ अ डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर, it is the decrement in the vapor pressure of solution with respect to solvent। सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना से घट जाता है वही उसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। याद रखेंगे इस चीज़ को। तुम लोग को याद हो मैंने पढ़ाया था एक ग्राफ सॉलिड इन लिक्विड के वेपर प्रेशर को, जब मैं डिस्कस कर रहा था। यहाँ पे मैं बता दूँ, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्वेंट है वो जैसे जैसे इधर जा रहे हैं वो डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीजेस। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट जो है जैसे से इधर जा रहे हैं मान लेते हैं इंक्रीज करता जा रहा है। तो जब यहाँ पे मान लेते हैं अभी मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का अगर मान लेते हैं कि 1 है, मतलब प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट रखा हुआ है, तो और ये वेपर प्रेशर का एक्सिस है, तो ये जो प्रेशर होगा कितना होगा?
दिस इज विल बी पी नॉट। और जैसे जैसे सॉल्वेंट की मात्रा घटती जाएगी वैसे वैसे वेपर प्रेशर घटता चला जाता है, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूट जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा रेशियो होगा, वह सॉल्वेंट को एस्केप करने से उतना ज़्यादा रोकेगा, जिससे कि वेपर उतना कम बनेगा, जिससे कि वेपर प्रेशर उतना कम आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो ये जो एक्सिस था वो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के हिसाब से हम बात करें कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन घटता जा रहा है, सॉलिड का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। चूंकि सॉलिड की मात्रा आगे जाने पे बढ़ती जा रही है, इसलिए वेपर प्रेशर डिक्रीज करता जा रहा है। ये जो एक्सिस है, इसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी कहो या फिर सॉल्यूशन कहो। एक बात याद रखो, अगर सॉलिड सॉल्यूट है तो जो वेपर प्रेशर तुम सॉल्वेंट का निकालोगे वही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा। यानी किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वही उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है। कब? जब तुम्हारा सॉल्यूट सॉलिड है। ठीक है, इस बात को याद रखोगे। लिख दें यहाँ पे एडवाइस करके, क्या लिखें? इफ सॉल्यूट इज सॉलिड, सॉल्यूट कैसा हो? सॉलिड है, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का पाया जाएगा वही उस सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर होता है, क्योंकि जो वेपर बनेगा उसमें तो सिर्फ सॉल्वेंट ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जितना सॉल्वेंट अपना वेपर बनाएगा वही तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहलाएगा, क्योंकि सॉलिड तो आना नहीं है, क्योंकि सॉलिड का मतलब नॉन वोलेटाइल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग देखें कि जैसे जैसे सॉल्वेंट की मात्रा घटती जाएगी वैसे वैसे जो वेपर प्रेशर है डिक्रीज कर जाएगा, या फिर जैसे जैसे सॉलिड की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा वेपर प्रेशर डिक्रीज करता चला जाएगा। अब जो डिक्रीमेंट हुआ दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि अगर हम मान लें कि हम इस कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें इस कंपोजिशन पे कितना प्रेशर होगा, तो इस कंपोजिशन पे मैं प्रेशर को देखता हूँ कितना है। हम बात कर रहे हैं इस कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन की, कि जिसका मोल फ्रैक्शन इस पॉइंट के हिसाब से है, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? वेपर प्रेशर इस पॉइंट से इंटरेक्ट हो रहा है, तो मान लेते हैं ये जो प्रेशर है दिस इज पीएस। तो यहाँ तुम देख रहे हो कि इस मोल फ्रैक्शन के लिए, इसका अपना यहाँ पे जो भी मोल फ्रैक्शन हो, इस मोल फ्रैक्शन के लिए जब सॉल्वेंट का एक सर्टेन और सॉलिड का अपना सर्टेन कोई मोल फ्रैक्शन होगा, इस कंसंट्रेशन पर इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो पीएस है। जबकि प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर जब निकाला गया था, यानी सॉल्वेंट जब प्योर था, तो उस समय जो वेपर प्रेशर निकाला गया था दैट इज पी नॉट। तो देखा गया कि जैसे जैसे तुमने सॉलिड डाला वैसे वैसे वेपर प्रेशर घटता गया, जो पहले पी नॉट था वो घट के पीएस पे आ गया। तो जितना से ये घटा दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि यहां से यहां तक का जो डिक्रीमेंट हुआ है बच्चों, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, LVP। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितना से घट गया? घट गया मतलब बड़ा माइनस छोटा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग डेल पी भी कहते हैं। तो डेल पी का मतलब हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो व्हाट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो डिक्रीमेंट हुआ, जो बदलाव हुआ, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको याद रखिएगा। अब चूंकि मुझे वेपर प्रेशर पता है क्या होता है, अब मुझे पता है एलवीपी क्या होता है, अब मुझे निकालना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो आरएलवीपी क्या होता है वो देख लें। ये था एलवीपी के बारे में। अब देखते हैं हम लोग आरएलवीपी के बारे में। एकदम आराम आराम से समझते चले बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरएलवीपी। आरएलवीपी क्या है? ये क्या होता है? कहते हैं इट इज़ द
यहाँ पे नाम में आ गया रिलेटिव, तो किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि जो एलवीपी तो निकालना ही है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस है किसके रिस्पेक्ट निकाला जाएगा, तो हमेशा प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कितना एलवीपी हुआ, कितना लोअरिंग हुआ वेपर प्रेशर का, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक तरह से कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of the lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure to the to the vapor pressure of the solvent, या प्योर सॉल्वेंट कर दो, ज़्यादा समझ में आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आर एल वी पी जो होता है दिस इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, है ना, रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था, डेल्टा पी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तुम लोग डेल्टा पी बाय पी नॉट भी कह सकते हैं। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, दैट इज पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग और एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर इसको मैं स्प्लिट कर दूँ तो इसको लिख सकता हूँ पी नॉट बाय पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, दैट इज 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आरएलवीपी। आरएलवीपी क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट का जो रेशियो है दैट इज आरएलवीपी, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक लॉ हम लोग पढ़ते हैं दैट इज रॉल्ड्स लॉ ऑफ आरएलवीपी। ये सब आरएलवीपी में ही चल रहा है। रॉल्ड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर के आधार पे रॉल्ड्स का ये आखिरी लॉ है। इसके अलावा दो लॉ और आएंगे रॉल्ड्स के, वो भी देखेंगे। रॉल्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉल्यूशन में, उसके काफ़ी लॉ हो गए। एक तो मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन के लिए, वहाँ पे एक रॉल्ड्स लॉ था। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया एक, उसी में मैंने पढ़ाया था सॉलिड एंड लिक्विड में मैंने पढ़ाया था, वहाँ भी एक रॉल्ड्स लॉ था। तो जो मैंने सॉलिड एंड लिक्विड में पढ़ाया था ना वही यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, मैंने वहाँ पे कहा भी था कि मैं उसे पढ़ाऊँगा जब मैं आरएलवीपी पढ़ाऊँगा। तो ये लॉ क्या कहता है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कह सकते हैं, आर एल वी पी इज इक्वल टू याद रखिएगा, प्रोपोर्शन नहीं है, इक्वल है, एकदम बराबर, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल solute, नॉन वोलाटाइल solute। ठीक है, यानी कि रॉल्ड्स के आधार पर लिख सकते हैं दैट इज आर एल वी पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसी को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, डेल पी बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। और मोल फ्रैक्शन तुम लोगों को तो निकालना आता ही है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, तो वो तो तुम लोग जानते ही हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना। इसको सिंपली ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सोल्यूट, अगर सोल्यूट को 1 माने, डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। और मोल ऑफ सोल्यूट को सिंपली अगर मैं n मान दूं तो इसको n बाय n कर दूं, तो मोल ऑफ सोल्यूट बाय मोल ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे n1 क्या हो गया, मोल ऑफ सोल्यूट, n2 क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल n यहाँ क्या बता रहा है, मोल ऑफ सोल्यूट, कैपिटल N क्या बता रहा है, मोल ऑफ सोल्यूशन, यानी कि दोनों का सम। ठीक है बच्चों, चलिए, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मुझे पता है तो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकता हूँ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा,
इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होता है, चूँकि हम लोगों को पता है दिस इज़ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, ये आप लोगों को पता है। और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मैंने पढ़ा है अभी जस्ट, दिस इज इक्वल्स टू आर एल वी पी, तो 1 माइनस आर एल वी पी भी कह सकते हैं। और यहीं पे मैंने आर एल वी पी के बारे में बताया तुम लोगों को, 1 माइनस पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये भी कहा। इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी एस बाय पी नॉट, पीछे मैंने इसको एक्सप्लेट भी किया था। और इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 प्लस पी एस बाय पी नॉट, ये कट गया। तो यहाँ आप लोग कह सकते हैं दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी नॉट, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सॉल्वेंट के लिए क्या हो गया मोल फ्रैक्शन, पी एस बाय पी नॉट, और सॉल्यूट के लिए क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, ये याद रखिएगा, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको सॉल्यूशन का मोलालिटी पूछ दे या फिर सॉल्यूशन का मोलालिटी आपको दे देगा, ठीक है, और आपसे बोलेगा भाई सॉल्यूशन का मोलालिटी ये है तो बताओ कि सॉल्यूशन का आर एल वी पी क्या होगा। तो एक काम करते हैं, वहाँ पे कैलकुलेशन करने में क्या होता है, लोग पहले मोल फ्रैक्शन निकालने लगते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाता है कैलकुलेशन में। तो एक रेडीमेड फॉर्मूला चलो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, मोलालिटी और आर एल वी पी का मिला करके, तो देखते हैं। तो हम लोग चूँकि जानते हैं कि चूँकि मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी हम लोग जानते हैं स्मॉल m इज़ इक्वल टू, हम लोग मोल फ्रैक्शन से जोड़ सकते हैं, इसका मैंने यूनिट कन्वर्जन तुम लोगों को सिखाया था कंसंट्रेशन टर्म्स में, तो मैं डायरेक्ट उस चीज़ को लिख रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इस चीज़ को मैं सिखा रखा हूँ यूनिट कन्वर्जन में, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स में यूनिट कन्वर्जन तुम लोग को सिखाया था, टेक्निक्स ऑफ यूनिट कन्वर्जन, तो वो आप जाकर देख भी सकते हैं कैसे मैंने किया था। तो डायरेक्ट मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय, क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला हो गया। ये है मॉलिकुलर, ये है मोलालिटी का फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू द, क्या, मोलालिटी का फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू द मोल फ्रैक्शन। अब जहाँ पे सॉल्यूट है वहाँ पे हम आर एल वी पी लगा देंगे, दैट इज मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर एल वी पी इंटू 1000 बाय मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, 1 माइनस आर एल वी पी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सो इजी है ना। तो ये भी आप लोग दिमाग में रखिएंगे, अगर आपको आर एल वी पी डायरेक्ट निकालना हो और सॉल्यूशन का मोलालिटी दे दे तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, एकदम कुछ नहीं, सब करना है फटाफट, जहाँ मोल फ्रैक्शन वहाँ पे आर एल वी पी फटाक से रख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, डायरेक्ट इसी फॉर्मूला से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना काफ़ी आसान है और इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यूनिट कन्वर्जन में, कंसंट्रेशन टर्म्स के यूनिट कन्वर्जन मैंने इसको समझाया हुआ है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी होता है क्या है कि आपको पी नॉट और पी एस का मान दे देगा और आपको बोलेगा भाई मोलालिटी निकालो, तो वो भी निकाल लेते हैं पी नॉट पी एस सब का मान देने के बाद। तो इसी मोलालिटी पे ही वैल्यू को रखते हैं हम लोग को पता है मोलालिटी निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट लिख देते हैं, इंटू 1000 कर देते हैं। फिर लिखा हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मैंने अभी जस्ट निकाला था पी एस बाय पी नॉट, तो उसको लिख देते हैं पी एस बाय पी नॉट। फिर मल्टीप्लाई किया हुआ है मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट से, वो लिख देते हैं, और यहाँ पे पी नॉट यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ आ जा रहा है बच्चों मोलालिटी इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला भी काफ़ी काम आता है बच्चों। ये कब काम आता है, आपको क्या दे देगा, पी नॉट और पी एस का वैल्यू दे देगा, बोलेगा भाई मोलालिटी निकालो। तो यहाँ पे लोग बच्चे क्या करने लगते हैं, फंस जाते हैं, पहले मोल फ्रैक्शन निकालने लगते हैं आर एल वी पी से, उसके बाद मोलालिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो इट बिकम्स टू कैलकुलेटिव, है ना। तो उससे आप बच सकते हैं। तो ये थर्ड फॉर्मेट है जिससे आप काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इंटू 1000 बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, है ना बच्चों। अब एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, डायरेक्ट आपको मोल दिया रहता है और पी नॉट पी एस वहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखें, एक काम करते हैं फिर से, ये सब
दिमाग में रखें, काफ़ी काम आने वाला है। तो मोलालिटी के बारे में हम लोग लिख सकते हैं क्या, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट। अब बाय क्या लिख सकते हैं, 2000 बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, ये कह सकते हैं। दिस इज मोलालिटी, वेट मोल पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। मोल ऑफ सोल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000, ये सब कर सकते हैं। इसके बराबर हम लोग इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं बच्चों, तो पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हम लोग कर सकते हैं। तो अगर देखें मॉलिकुलर वेट सॉल्वेंट को काट सकते हैं, 1000 को 1000 से काट सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक ज़बरदस्त चीज़ आ रहा है, क्या कि n ऑफ सोल्यूट बाय n ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस। ये भी याद रखिएगा। अगर आपको मोल ऑफ सोल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है तो आप पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस के वैल्यू निकाल सकते बराबर कर सकते हैं। और अगर आपको पी नॉट दिया है तो यहाँ से आप पी एस निकाल सकते हैं डायरेक्ट। यानी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट और पी नॉट का मान दे देगा, बोले भैया पी एस निकाल के दिखाओ, तो खटाक से इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो ये सब क्या हो गए, कुछ डेरिवेटिव फॉर्म्स हो गए आर एल वी पी के, जिसको आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सॉल्यूशन क्वेश्चन में लिख दिया है, चूंकि जो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ते हैं जिसका हम लोग कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं वो डाइल्यूट ही होता है जनरली, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, एडवाइस के तौर पे इसको याद रखिएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट हो, और चूंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूशन तो वेरी डाइल्यूट ही होता है, तो फॉर एडवाइस नंबर 1, फॉर वेरी डाइल्यूट, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग क्या कह सकते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर करीब करीब कंपैरेबल टू द मोल ऑफ सॉल्वेंट कह सकते हैं। क्यों ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट जो होगा काफ़ी कम रहा होगा मोल ऑफ सॉल्वेंट से। सॉल्यूट सॉल्वेंट का मोल है बच्चों, आप चाहें तो लिख लें इस चीज़ को। और इसका मतलब अगर हम N1 प्लस N2 इज कंपेरेबल टू N2 लिख सकते हैं, तो डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में हम लोग पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, चूँकि हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, यानी कि N1 बाय N1 प्लस N2 के बराबर होता है, जो हम देखे थे, तो इसको हम लोग कंपेरेबल कर सकते हैं, N1 बाय N2 भी कहा जा सकता है। लेकिन कब, जब आपको कैलकुलेशन से बचना हो तब, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आपको आने वाली है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, यानी कि दिस इज आर एल वी पी। व्हाट इज दिस इज आर एल वी पी, यानी कि यहाँ से जो आपको आर एल वी पी आएगी, मोल का रेशियो बराबर आर एल वी पी, ये जो होगा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आती है उसके बराबर नहीं होगा, है ना बच्चों। लेकिन कंपैरेबल तो निकाल लेंगे, क्योंकि पीछे भी जस्ट हम लोग देखा था कि जो मोल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल का रेशियो होता है वो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस होता है। पीछे जस्ट हमने बताया था कि मोल का जो रेशियो होता है वो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस होता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने दिखाया था, जो मोल सॉल्यूट बटे मोल सॉल्वेंट है, ये भी तो सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट है, यहाँ बराबर पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस है, यहाँ पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट है, तो दोनों में यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, डिफरेंस है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मोल का रेशियो को आर एल वी पी के बराबर करते हैं तो एग्जैक्ट बराबर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कंपैरेबल वैल्यू तो आ ही जानी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये आप वेरी डाइल्यूट सीन में यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। अब जब देखते हैं हम लोग कुछ नोट करके लिखते हैं, एलवीपी और मोल फ्रैक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कभी कभी क्वेश्चन क्या कहेगा भाई इतना मोल फ्रैक्शन में इतना एलवीपी पाया गया, तो इतना मोल फ्रैक्शन में कितना एलवीपी पाया जाएगा, तो वो भी क्वेश्चन आता है। तो उस पर बात करते हैं कि डेल पी हम लोग जानते हैं आर एल वी पी की जगह पे आर एल वी पी बराबर डेल पी बाय पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये हम लोग जानते हैं। यानी कि और ये तो क्या होता है, किसी भी सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होता है, यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं दैट इज डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट।
क्योंकि पी नॉट किसी सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होता है, तो डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, ये कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, कि डेल पी वन बाय डेल पी टू सॉरी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन वन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट वन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट टू। तो ये भी आपको काम आएगा। आपको कहेगा भाई इतना मोल फ्रैक्शन था तो इतना एलवीपी पाया गया, तो बताइए इतना मोल फ्रैक्शन रहने पे कितना एलवीपी पाया जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें थी किसकी, एलवीपी की। इसमें तुम लोगों को मैं एक केस एनालिसिस में दे रहा हूँ, जिसको अच्छे से आप देखिए, केस स्टडी। देखते हैं कौन बच्चे सोच पाते हैं। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, एक मैं कंटेनर ले रहा हूँ बच्चों। एक कंटेनर है, लंबा चौड़ा कंटेनर है बच्चों। ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। उसमें मैंने पार्टीशन कर रखा है, ठीक है। यानी कि एक बड़े कंटेनर को मैंने 2 चैम्बर मैंने बना दिए उसके अंदर। यहाँ पे कुछ लिक्विड्स रखे हुए हैं। यहाँ मान लेते हैं एक लिक्विड रखा हुआ है जिसका नाम है ए, और यहाँ पे कुछ लिक्विड्स रखे हुए हैं, मान लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, जो लिक्विड है, उसमें मान लेते हैं ए है, उसका ए सॉल्यूशन नाम दिया गया है। इस सॉल्यूशन का नाम मान लो मैंने बी रख दिया है। तो दिस इज ए सॉल्यूशन, दिस इज बी सॉल्यूशन, ठीक है। 2 तरह का सॉल्यूशन है, और दोनों में इस सॉल्यूशन के बारे में बता दूं कि दोनों में जो सॉल्वेंट है वो वाटर ही है। यानी कि सॉल्यूट है यहाँ बी, सॉल्यूट सॉलिड ही होगा। यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो है ए, सॉल्वेंट जो यहाँ पे है वह है वाटर, और यहाँ भी सॉल्वेंट जो है दैट इज वाटर। सॉल्वेंट जो यहाँ है दैट इज ऑल्सो वाटर। कहता है कि यहाँ पे एक ए सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट ए है, सॉल्वेंट वाटर है। यहाँ बी सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट बी है और सॉल्वेंट वाटर है। कहा गया क्या कि यहाँ पे ये ओपन पैसेज है, यानी कि ओपन पैसेज का मतलब कोई भी कहीं मूवमेंट हो सकता है। एक सर्टेन टेम्परेचर के अंदर, एक सर्टेन टेम्परेचर दोनों को दे दिया गया, तो क्या होगा। तो कहता है एक सर्टेन टेम्परेचर दोनों को दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूट को मैंने मान लो कि यहाँ पे N1 मोल सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट को मान लो यहाँ पे M1 मोल है। यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसको N2 मोल मान लो, और जो सॉल्वेंट है यहाँ पे उसको M2 मोल मान लो, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन मैं यहाँ पे अब डाल रहा हूँ बच्चों। कहता है अब इस सॉल्यूशन में B का अपना एक मोल फ्रैक्शन होगा, उसको मैं XB कह देते हैं, और इस सॉल्यूशन में A का अपना एक मोल फ्रैक्शन होगा, उसको हम XA कह देते हैं। और उसमें कंडीशन हम एक लगा रहे हैं कि XA इफ XA जो है लेस देन XB है, यानी कि जो XA का मान है, यानी कि A का जो मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में है और B का जो मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में है, ये क्या है, दोनों समान नहीं है। यानी कि इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, कम है, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। अगर इसका मोल फ्रैक्शन कम है, इसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, एक सर्टेन टेम्परेचर T देंगे तो क्या असर होगा, यानी कि इसका एनालिसिस करना है कि T टेम्परेचर देने पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो होता क्या, अगर इस तरह के कंडीशन पे अगर मैं एक सर्टेन टेम्परेचर दूं तो दोनों अपना अपना वेपर बनाएगा, ये भी अपना वेपर बनाएगा, ये भी अपना वेपर बनाएगा। चूंकि यहाँ पे A की मोल फ्रैक्शन कम है, इसका मतलब यहाँ पे वेपर बनने के चांसेस क्या है बच्चों, ज़्यादा है। यानी कि A का वेपर बनने का चांस ज़्यादा है, यानी कि A लिक्विड में ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ A कम है। यानी कि दिस सॉल्यूशन विल शो हायर वेपर प्रेशर, और दिस सॉल्यूशन विल शो लो वेपर प्रेशर, क्योंकि A
कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है XA की वैल्यू यहाँ पे कम है, तो लोअर द मोल फ्रैक्शन हायर द वेपर प्रेशर। किसके लिए? सॉलिड सोल्यूट के लिए। तो यहाँ पे क्या होंगे? ज़्यादा वेपर बनने लगेंगे। यहाँ पे किसका वेपर बनेगा? ज़्यादा, मोर वेपर यहाँ बनने लगेंगे। और यहाँ पे क्या होगा? कम वेपर बनेंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ का वेपर ज़्यादा होगा, यहाँ का वेपर कम होगा, तो क्या होगा? यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। तो होता क्या है कि यहाँ जो वाटर वेपर था वो क्या होगा? एक्सपेंड करना शुरू हो जाएगा और ये पूरा जोन अपने आप को इक्विलिब्रियम में जाएगा। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो वेपर बनता जाएगा, ये वेपर उड़ करके इधर शिफ्ट करता जाएगा। यहाँ से वेपर बनता जाएगा वाटर का, ये शिफ्ट करता जाएगा। कब तक? जब तक दोनों साइड सेम वेपर प्रेशर ना आ जाए। क्योंकि शुरू में मोल फ्रैक्शन इसका कम है, इसलिए यहाँ का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, जिस कारण वाटर वेपर यहाँ से उड़ के इधर जाएगा और शिफ्टिंग करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। ये कब तक करता जाएगा? जब तक कि यहाँ का वेपर प्रेशर यहाँ के वेपर प्रेशर से बराबर नहीं आ जाएगा, मतलब जब तक कि इक्विलिब्रियम गेन नहीं हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर इक्विलिब्रियम गेन होगा तो ऑब्वियस है यहाँ से वाटर का लॉस हुआ होगा। तो मान लिया क्यू मोल वाटर का मूवमेंट यहाँ हुआ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या हुआ है? क्यू मोल वाटर का मूवमेंट हुआ यहाँ पे। क्यू मोल वाटर का मूवमेंट हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम तक आने में, यानी कि जब तक दोनों साइड का वेपर प्रेशर बराबर नहीं हुआ तब तक वाटर इधर से जाता गया, जाता गया, जाता गया। और जब बराबर हो गया, ऑब्वियस है कब बराबर हुआ होगा? जब मोल फ्रैक्शन दोनों का बराबर हो गया होगा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों के बराबर हो गए होंगे। तो जब दोनों का नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो गया होगा इन द गिवन सॉल्यूशन, तब ये वाटर का मूवमेंट क्या हो गया होगा? रुक गया होगा। यानी कि तब सिस्टम इक्विलिब्रियम को गेन कर लिया होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहां पे ये देखना है कि ये जो लॉस हुआ है, क्यू मोल का लॉस हुआ है, इस क्यू की वैल्यू तुमसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये पूरा सीन था। आपको कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से उलझा सकता है कि भाई एक कंटेनर है, इस तरह का कंडीशन बना दिया गया है, इस क्यू का वैल्यू बताओ क्या रहा होगा। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर दैट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम दिस साइड एंड इंक्रीज्ड इन दिस साइड। वह कितना ग्राम वाटर या कितना मोल वाटर सॉल्यूशन से मूव कर गया, इस सॉल्यूशन से घट गया और इस सॉल्यूशन में बढ़ गया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। तो जैसे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे गेन करेगा, इक्विलिब्रियम कब गेन होगा? जब तक कि दोनों का वेपर प्रेशर बराबर नहीं होगा। और दोनों का वेपर प्रेशर कब तक बराबर नहीं होगा? जब तक दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी XA जो है वो कम है, XB ज़्यादा है, इसलिए मोल ऑफ वाटर इधर मूव कर रहा है, वाटर का मूवमेंट इधर हो रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी मैं बात कर रहा हूं वो इक्विलिब्रियम पे है, एट इक्विलिब्रियम में बात कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम, यानी कि सिस्टम में जितना पानी जिसको जहां जाना था वो चला गया, यानी कि जिधर कम मोल फ्रैक्शन था उधर से वाटर उड़ करके जिधर ज्यादा मोल फ्रैक्शन चला गया। अब यहाँ का भी मोल फ्रैक्शन बदल गया होगा, अब यहाँ का भी मोल फ्रैक्शन बदल गया होगा, अब दोनों बराबर हो गए। तो जो पहली बात याद रखनी है वो ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम बराबर हो गया होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम के। पहला बात, यानी कि आप इस तरह के केस में आप दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर कर सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पे। दूसरी बात, जितना वाटर का लॉस यहां से हुआ होगा उतना ही वाटर का गेन इसने किया होगा, यानी कि वाटर लॉस्ट बाय ए बराबर वाटर गेन बाय क्या होगा? बी साइड। ए सॉल्यूशन जितना वाटर अपना लॉस किया, बी सॉल्यूशन उतना ही वाटर को गेन करेगा। ये भी बात पक्की है। अब यहां पे लॉस हुआ, यहां पे गेन हुआ, तो कितना? अब यहां का मान, यहां का मोल पहले कितना था? M1, यहां का मोल कितना था? M2। अब तीसरी बात हम लोग क्या कह सकते हैं कि मोल ऑफ वाटर ऑफ फर्स्ट साइड, यानी कि M1
एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, यानी कि मोल ऑफ वाटर एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बी साइड का। तो यहाँ तो वाटर बढ़ गए, तो हम लोग कह सकते हैं शुरू में कितना था, m1 था, तो m1 में आप जोड़ दीजिए q, इतना मोल हो गया। तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इन बी साइड एट इक्विलिब्रियम। दिस इज मोल ऑफ वाटर एट बी साइड, है ना, एट इक्विलिब्रियम, है ना, ये इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम में लिख दिया हूं। उसी तरह से m2 एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, वाटर का मोल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ए साइड पे, तो कितना हो जाएगा, m2 तो पहले से था और q मोल का हो गया लॉस, तो m2 माइनस q मोल हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज मोल ऑफ वाटर एट ए साइड। ठीक है बच्चों, अब ये काम हो गया। अब हम लोग को Q की वैल्यू निकालनी है, तो हमको पता है दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर है, तो अब यहां से हम लोग काम करेंगे कैलकुलेशन की। तो हम लोग कहते हैं चूंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, या फिर A एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम, पीछे हम लोगों ने देखा ये तो होना ही था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, XA का मान कितना होगा, तो ए साइड सोल्यूट कितना था, मान लो N1 था सोल्यूट, बाय पहले मोल कितने थे ए साइड पे, N1 थे और प्लस M1 थे। अब वाटर का मोल क्या हो गया, तो अभी जस्ट मैंने कहा कि ए में क्या हो गया, वाटर का लॉस हो गया है, ए से वाटर का लॉस हो गया है। तो ए से वाटर का लॉस हो गया है, तो मैं क्या लिखा था, मुझे लिखना था मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो N1 हो गए, और मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो मोल ऑफ सॉल्यूशन तो N1 तो सॉल्यूट रहेंगे ही, क्योंकि सॉल्यूट तो मूव किया नहीं है। और वाटर का मोल कितना हो जाएगा, तो वाटर का मोल ए साइड कितना हो गया है, M1 प्लस क्यू, तो N1 बाय N1 प्लस M1 प्लस क्यू। अब बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो दिस इज N2 बाय, है ना, अच्छा ए को मैं 2 कहा है ना, एक मिनट, ए को ए के लिए सारा वैल्यू 2 के लिए है, तो इसको N2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये N2 कर दो, N2 ए के लिए बात कर रहा हूँ, तो A2 हो जाएगा N2 बाय N2 प्लस M2, इसको फिर से लिख देता हूँ, बस आपको मोल फ्रैक्शन इक्वलाइज करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए साइड की बात कर रहा हूँ, दिस साइड, तो पहले मोल फ्रैक्शन कितना था, N2 बाय N2 प्लस M2 और माइनस क्यू, लिख देते हैं इसको, क्या लिखते हैं, N2 बाय N2 प्लस M2 माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, N1 बाय N1 प्लस M1 प्लस क्यू। ये रहा अपना एक्सप्रेशन, है ना बच्चों। तो अब इस एक्सप्रेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्यू का मान। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि अगर इस तरह का कोई भी सीन आपको दे दिया जाए, तो हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं कि आखिर इक्विलिब्रियम गेन करते करते कितना वाटर का लॉस गेन हुआ था। तो सिंपली एक पॉइंट याद रखना है कि भाई जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उधर की ओर, जिधर कंसंट्रेशन कम होगा उधर से वाटर का मूवमेंट होगा, और इक्विलिब्रियम पे दोनों साइड का मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और उसी मेथड को लगा के हम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन किया है। फिर कोई तुमसे पूछे कितना मोल वाटर का मूवमेंट हुआ, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कोई भी एक कंटेनर में अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के कुछ 2 सोल्यूशन है, तो किस तरह से अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाते हैं, और इक्विलिब्रियम के लाने के लिए जो वाटर का लॉस या गेन होता है वो कितना मोल होता है, वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा। अब आपको क्वेश्चन में N1 N2 M1 M2 सबका मान दिया रहेगा, और Q का मान आपको निकालना रहेगा। यू कैन फाइंड इट वेरी इजिली। तो बच्चों यहाँ खत्म होता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर खत्म होता है, और अगले क्लास हम लोग देखेंगे अगला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, आई विल आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए धन्यवाद।